नमस्कार। आज की जो हमारी बातचीत है वो थोड़ी अलग है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद व्यक्तिगत कहानी से। कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें तान्या नाम की एक महिला, उन्होंने अपने पति को खो दिया। हमें जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि कैसे सेना की वर्दी पहने 5 आतंकवादी आए, लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर गोलियां चलाईं। मतलब पुरुषों को कहा गया कि पैंट की जिप खोलो, ये देखने के लिए कि खतना हुआ है या नहीं। तान्या ने कहा, और ये शब्द वाकई दिल पर लगते हैं, किसी के सामने दुनिया ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस एक घटना तक ही नहीं रुकती। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस व्यक्तिगत दुख से आगे ले जाते हैं। हम देखेंगे कुछ रहस्यमयी संगठनों के कामकाज, बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरण और यहाँ तक कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और डीप स्टेट जैसी काफ़ी जटिल और विवादास्पद अवधारणाओं तक भी। तो आज का हमारा काम यही है कि इन बिखरे हुए धागों को जोड़ें और एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत एक दिलचस्प पैटर्न दिखाते भी हैं। कैसे एक गहरा व्यक्तिगत आघात, कोई पर्सनल ट्रेजेडी, किसी को एक बड़े मकसद की तरफ या कहीं एक संगठन की तरफ खींच सकती है, और फिर कैसे ये संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि बदला लेने की इच्छा, विचारधारा, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर कैसे एक काफी उलझा और जाल बुनते हैं। तान्या की कहानी वाकई झकझोर देती है। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। दस्तावेज बताते हैं कि वो और उनके पति बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। तान्या याद करती हैं कि उनके पति रात को 2 बजे भी पूछते थे, मैगी खाएगी, और फिर वो बाहर जाके मैगी खाते थे। इतनी छोटी छोटी खुशियां थीं। पहलगाम में वो अपने पति के साथ थीं जब यह हमला हुआ। आतंकवादियों ने पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हो तो कलमा पड़ा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, ऐसे कौन पूछता है। लेकिन फिर गोलियों की आवाज आई और सब बदल गया। हाँ, और पति की मौत ने तान्या को पूरी तरह से बदल दिया। उनमें एक जबरदस्त गुस्सा भर गया, सरकार के प्रति गुस्सा, जिसे वो इस घटना के लिए जिम्मेदार मानती थी। कहती थी ये सरकार की असफलता है। और जाहिर है आतंकवादियों के प्रति गुस्सा। उनके शब्द थे, ये जल्लाद है, इनकी नस्लें हैं, सालों से हम हिंदू ही क्यों मर रहे हैं। और उसी वक्त उन्होंने एक तरह का संकल्प लिया, मुझ में जैसे ही ताकत आएगी मैं इस काम को करूंगी। और यहीं से, जैसा आपने कहा, उनकी जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ जाती है। उनकी एक सहेली थी संगीता। वो खुद कई साल पहले घर छोड़ चुकी थी। संगीता के जरिए ही तान्या एक संगठन से जुड़ती हैं। संगीता ने उन्हें बताया कि ये समूह समाज में बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों को स्थापित करने और धर्म युद्ध के नाम पर हो रही हत्याओं को रोकने के लिए काम कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि संगीता ने ये भी कहा कि वे खुद को कट्टरपंथी नहीं मानते। कोई सख्त नियम कानून नहीं, कोई एक नेता नहीं, बस स्वयं सेवक हैं जो राम तथा कृष्ण को मानते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तान्या, जो अपने पति के हत्यारों तक पहुंचने और कुछ करने के लिए बेचैन थीं, उन्हें ये विचार शायद आकर्षक लगा। शायद उन्हें लगा कि हाँ, इस संगठन के जरिए वो अपना संकल्प पूरा कर सकती हैं। लेकिन ये संगठन उतना सीधा साधा शायद नहीं था जैसा बताया गया। जानकारी इशारा करती है कि इसकी बैठकों में समाज के बड़े प्रभावशाली लोग शामिल होते थे, जैसे देश के अटॉर्नी जनरल, मंत्री, बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि विदेशी राजनयिक, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, लेखक, पत्रकार, काफी हाई प्रोफाइल लोग। और ये लोग मानते थे कि ये एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं, और वे ईश्वर का काम कर रहे हैं। हाँ, और संगठन के प्रमुख की बातें भी ध्यान देने लायक है। एक तरफ वो वसुधैव कुटुंबकम, शांति, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्रोतों के अनुसार वो हिटलर, स्टालिन, माओ, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों के मजबूत संगठनों का उदाहरण भी देते हैं। उनका तर्क होता है कि इन नेताओं के पास जो ताकत नहीं थी वो उनके संगठन के पास है, और वो ताकत है सनातन धर्म का पालन करके ईश्वर की सहमति प्राप्त करना। ये जो विरोधाभास है ना, ये काफी सोचने पर मजबूर करता है। संगठन की बनावट भी काफी व्यवस्थित लगती है। मोहल्ला स्तर के क्लब से लेकर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल तक एक पूरी संरचना है। टीम बनाने पर बहुत जोर दिया जाता है। वो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग जैसे चरणों का बाकायदा प्रशिक्षण देते हैं। यानी कैसे एक टीम बनती है। शुरू में मतभेद होते हैं, फिर नियम तय होते हैं और फिर मिलकर काम करते हैं। और जो लोग अपना पूरा समय संगठन को देते हैं,
पूर्णकालिक स्वयंसेवक, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो परिवार और निजी संपत्ति से कोई लगाव न रखें। जाहिर है, इस तरह के संगठन की आलोचना भी होती है। कुछ आलोचक तो इसे प्रजातंत्र पर डाका तक कहते हैं। लेकिन संगठन का मानना है कि आज की दुनिया को इसकी जरूरत है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, लोगों में निराशा बढ़ रही है और उनका अंतिम लक्ष्य भी स्पष्ट है, भारत को विश्व गुरु बनाना। वो मानते हैं कि विश्व स्तर के संस्थानों में भारत को उचित स्थान मिलना उसका हक है। और तानिया इस संगठन में अपना मकसद पूरा करने के लिए शामिल होती हैं, अपने पति के हथियारों तक पहुंचना और किसी तरह आतंकवाद को ख़त्म करना। दस्तावेज बताते हैं कि उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्हें संगठन और उसके उद्देश्यों को अपने जीवन से भी ऊपर रखना होगा। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये संगठन उन्हें किस दिशा में, मतलब कितनी गहराई तक ले जाएगा। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी और भी जटिल हो जाती है। तानिया को शायद लगा था कि ये संगठन भारत या धर्म तक ही सीमित है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि इसकी नज़रें तो वैश्विक पटल पर थीं। स्रोत बताते हैं कि तानिया विदेश मंत्रालय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा होती है। हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। चर्चा में बताया गया कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने शब्द का इस्तेमाल किया है, खासकर शीत युद्ध के बाद। कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना, फिर यूएन, नाटो, डब्ल्यूटीओ, ये सब संस्थाएं बनी जिनका घोषित उद्देश्य तो वैश्विक शांति और सहयोग था। लेकिन फिर एक दूसरा नजरिया भी पेश किया गया, जिसे अक्सर वे दक्षिणपंथी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा जाता है। इसके मुताबिक एक गुप्त अभिजात वर्ग, कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया पर एक सत्तावादी सरकार थोपने की साजिश कर रहा है और यूएन जैसी संस्थाएं उसी का एक मोहरा है। और इसी बातचीत में डीप स्टेट का भी जिक्र आता है। ये शब्द इस्तेमाल होता है एक ऐसी छुपी हुई अनौपचारिक ताकत के लिए जिसके बारे में कुछ स्रोत दावा करते हैं कि वो चुनी हुई सरकारों के फैसलों पर पर्दे के पीछे से असर डालती है, चाहे वो नौकरशाह हों, खुफिया एजेंसियां हों या कोई और प्रभावशाली समूह हो। भारत के संदर्भ में भी कुछ दस्तावेज विदेशी शक्तियों के दखल की बात करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे फाइनेंसरों द्वारा अस्थिरता फैलाने के लिए फंडिंग के आरोप लगते हैं। हजारों एनजीओज के कथित इस्तेमाल की बात होती है। हाँ, और एडवर्ड स्नोडन के खुलासे भी याद दिलाया गया था उस चर्चा में। कैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जासूसी कर रही थीं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियां कथित तौर पर यूजर्स का डेटा साझा कर रही थीं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन स्रोतों में दर्ज है। हम इन दावों की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और इसी वैश्विक नियंत्रण की थीम को आगे बढ़ाते हुए एक स्रोत में संगठन के थिंक टैंक प्रमुख हैं गोविंद जी। वो तानिया को समझाते हैं कि दुनिया को असल में कौन चला रहा है। उनका दावा तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि असली ताकत चुनी हुई सरकारों या संविधानों में नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय कंपनियों में है, खासकर ब्लैक रॉक जैसी निवेश प्रबंधन फर्म में। ब्लैक रॉक, शायद ये नाम सबने ना सुना हो, लेकिन गोविंद जी के अनुसार इसका दबदबा जबरदस्त है। वो बताते हैं कि ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति मैनेज करती है। आप सोचिए, ये रकम भारत की कुल जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। एक अकेली कंपनी। उनका कहना है कि ये कंपनी दुनिया की लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में निवेश करती है, बड़े बड़े सेंट्रल बैंकों का अतिरिक्त पैसा मैनेज करती है, कई देशों का पेंशन और इंश्योरेंस फंड भी इसी के पास है। तो इस नजरिए से देखें तो इसका प्रभाव वाकई अदृश्य लेकिन बहुत गहरा हो सकता है। और गोविंद जी सोशल मीडिया को भी इसी नियंत्रण के खेल का हिस्सा बताते हैं। उनका तर्क है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां हमारे ध्यान को, हमारी अटेंशन को बेचकर खरबों डॉलर कमा रही हैं और धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद को बदल रही हैं, जिससे एक तरह की मानसिक गुलामी पैदा हो रही है। उनका निष्कर्ष ये है कि असली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा संचालित होगा और जो देश या कंपनी इस एआई तकनीक में महारत हासिल कर लेगी वही भविष्य में दुनिया पर राज करेगी। बाप रे, मतलब फाइनेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक। इन वैश्विक सिद्धांतों के बीच एक और थोड़ी ज्यादा विवादास्पद और अजीब सी कहानी भी सामने आती है, जिसे गोविंद जी एक यूट्यूब वीडियो के जरिए तानिया और अन्य लोगों को दिखाते हैं। ये रानी एलिजाबेथ और उनके पोते के बीच कथित बातचीत का वीडियो है। इसमें दावा किया जाता है कि भारत की आज़ादी महज एक धोखा थी।
सत्ता असल में 99 साल की लीज पर दी गई थी और ब्रिटेन आज भी गुप्त रूप से भारत पर शासन करता है। हाँ, ये सिद्धांत कई ऐतिहासिक घटनाओं और प्रतीकों की अपनी ही तरह से व्याख्या करता है। जैसे पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी द्वारा ब्रिटिश राजा के नाम पर शपथ लेना, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का एक सेक्शन जो गवर्नर जनरल को राजा की मर्जी से कानून बदलने या रोकने का अधिकार देता था। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम का राजतिलक हुआ था। जनगण मन की रचना के पीछे की कथित मंशा, अशोक स्तंभ पर बने चिन्ह, राष्ट्रपति भवन के सामने लगे खंभे पर बने सितारे की ब्रिटिश मुकुट से समानता, इन सबको सबूत की तरह पेश किया जाता है। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती, ये तो प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं तक चली जाती है। इसमें नागवंश, जिससे पश्चिमी सभ्यता निकली मानी जाती है, और गरुड़ वंश, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई और भारतीय निकले माने जाते हैं, के बीच एक सनातन संघर्ष की बात की जाती है। इसमें कश्यप ऋषि की पत्नियों कद्रू, नागों की माँ, और विनीता, गरुड़ की माँ की कहानी का जिक्र है। कैसे छल से नागवंश ने गरुड़ वंश पर प्रभुत्व पाया। कलयुग के आगमन और लूसीफर की पूजा से नागवंशियों को दुनिया पर राज करने की शक्ति मिलने जैसे दावे भी हैं। और इस कथा के अनुसार आज जातिगत जनगणना जैसी चीजें भी समाज को बांटने के लिए इसी डीप स्टेट या नागवंशी ताकतों द्वारा उकसाई जा रही हैं। हाँ, देखिए, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये एक अत्यंत विवादास्पद कथा है जो उन स्रोतों में प्रस्तुत की गई है। हम सिर्फ इसका वर्णन कर रहे हैं, इसे किसी भी तरह से सत्यापित या समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, मिथक और वैश्विक षड्यंत्र के सिद्धांतों को मिलाकर एक खास तरह का नैरेटिव बनाया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब वापस ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। पहलगाम हमले ने जाहिर है भारत को हिला दिया था। इसके जवाब में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये सिर्फ एक फौरी सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, इसने भारत की सुरक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। बिल्कुल। पहले भारत की नीति, जिसे रणनीतिक संयम या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहा जाता था, उससे हटकर अब एक ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया गया लगता है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, दस्तावेजों के अनुसार, कि भारत ने नियंत्रण रेखा एलओसी या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए बिना ये हमले किए। इसके लिए स्वदेशी हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसे ड्रोन युद्ध, कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिससे सटीक निशाना लगाया गया और आतंकवादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। स्रोत बताते हैं कि सवाई नाला जैसे लश्कर के कैंप समेत 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए। इस ऑपरेशन ने एक और काम किया। इसने पाकिस्तान के तथाकथित परमाणु ब्लैकमेल को भी एक तरह से चुनौती दी। भारत ने दिखा दिया कि वो परमाणु धमकी के सामने शायद अब झुकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चीन की तरफ से भी कोई खास निंदा नहीं हुई। जैसा कि एक सूत्र ने कहा, दुनिया देखती रही, इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, और भारत ने केवल सैन्य जवाब ही नहीं दिया। जब अमेरिका ने भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान को IMF बेलआउट देना जारी रखा, तो भारत ने इसे दोहरे मापदंड की तरह देखा। इसके जवाब में भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के तहत स्वीकृत अमेरिकी निर्यातों पर लगभग $2 बिलियन के जवाबी टैरिफ लगा दिए। ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की क्षमता को दिखाता है, ऐसा सूत्रों का मानना है। ये सब मिलकर भारत की एक नई छवि पेश करते हैं, एक ऐसे देश की जो रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। स्रोत तर्क देते हैं कि भारत अब अमेरिका, चीन की G2 दुनिया, जहां माना जाता है कि वॉशिंगटन और बीजिंग मिलकर दुनिया के मामले तय करते हैं, कि नियमों से बंधकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक संप्रभु ध्रुव यानी सॉवरेन पोल के रूप में उभर रहा है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। इसे कुछ विश्लेषकों ने आक्रामक प्रभुत्व यानी ऑफेंसिव डोमिनेंस भी कहा है। और इस बदले हुए रुख और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी अमेरिका भेजा गया था। इसमें विभिन्न दलों के सांसद शामिल थे, जो ये दिखाता है कि कम से कम इस मुद्दे पर भारत में राजनीतिक एकता थी। लेकिन कश्मीर में जमीनी हकीकत क्या है? आतंकवाद वहां आज किन रूपों में मौजूद है? देखिए, कश्मीर में आतंकवाद की तस्वीर काफी जटिल है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ कई आतंकी समूह सक्रिय हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन।
हाल के वर्षों में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नाम का एक समूह भी उभरा है। सुरक्षा एजेंसियां इसे LET का ही एक मुखौटा मानती हैं। इनमें विदेशी आतंकवादी होते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी, और कुछ स्थानीय कश्मीरी युवक भी शामिल होते हैं। हालांकि स्थानीय भर्ती में हाल के वर्षों में कमी आई है। अच्छा, और ये काम कैसे करते हैं? मतलब इनकी फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है? इनकी काम करने के तरीके कई हैं। सीमा पार से घुसपैठ एक बड़ा जरिया है, जाहिर है। फिर जमीन पर इन्हें मदद मिलती है ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs से। ये वो लोग होते हैं जो आम नागरिक की तरह रहते हुए आतंकवादियों को छिपने की जगह खाना, जानकारी और दूसरा साजो सामान मुहैया कराते हैं। भर्ती ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है। फंडिंग के स्रोत भी कई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी से कमाया पैसा, खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से आने वाली हेरोइन, हवाला के जरिए भेजा गया पैसा, जाली मुद्रा और स्थानीय लोगों से जबरन वसूली भी होती है। और इनकी रणनीति क्या होती है आजकल? हमलों के तरीके क्या हैं? प्रवासी मजदूर, पंचायत सदस्य, इनको निशाना बनाना आसान होता है शायद। IED यानी देसी बम विस्फोट करना भी इनकी रणनीति का हिस्सा है। एक नया और खतरनाक तरीका है हाइब्रिड हमले। इसमें कोई OGW या स्लीपर सेल का सदस्य जो सामान्य जीवन जी रहा होता है, अचानक हमलावर बन जाता है। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है हथियार, ड्रग्स या पैसा गिराने के लिए, और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल प्रोपोगेंडा फैलाने, भर्ती करने और सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए। सबसे मुश्किल सवाल शायद ये है, क्या इन स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है? ये बहुत पेचीदा मुद्दा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि सक्रिय समर्थक यानी OGWS तो मौजूद हैं जो रसद, पनाह, खुफिया जानकारी और भर्ती में सीधे मदद करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग निष्क्रिय सहानुभूति रख सकते हैं, जिसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। डर, जबरदस्ती, पुरानी शिकायतें जैसे मानवाधिकार उल्लंघन के पुराने आरोप या राजनीतिक अलगाव की भावना, या फिर आर्थिक हताशा, बेरोजगारी, अवसरों की कमी। लेकिन क्या ज्यादातर लोग शांति नहीं चाहते? ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अधिकांश कश्मीरी दशकों के संघर्ष से बुरी तरह थक चुके हैं और अमन चैन चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हाल के वर्षों में स्थानीय युवकों की आतंकवाद में भर्ती कम हुई है, और जब आतंकवादियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, खासकर कश्मीरी पंडितों और बाहर से आए मजदूरों को, तो स्थानीय आबादी ने बड़े पैमाने पर इसकी निंदा की। इससे आतंकवादियों के प्रति अगर थोड़ी बहुत सहानुभूति बची भी थी, तो वो भी कम हुई है, ऐसा लगता है। और पहलगाम हमले जैसी भयानक घटनाओं के बीच भी इंसानियत की मिसालें देखने को मिलती हैं, है ना? हाँ, और ये बताना बहुत जरूरी है, पहलगाम हमले के दौरान स्थानीय नायकों की कहानियां भी सामने आईं। एक टूर गाइड थे सैयद आदिल हुसैन शाह। गवाहों के अनुसार उन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में हमलावरों का सामना किया। उन्होंने कहा, तुम निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? ये हमारे मेहमान हैं। इस कोशिश में उनकी जान चली गई। एक और गाइड नजाकत अहमद शाह, जो आदिल के चचेरे भाई थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 11 पर्यटकों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को गोलीबारी के बीच से सुरक्षित निकाला। ये कहानियां दिखाती हैं कि आतंक के साए में भी इंसानियत जिंदा रहती है और स्थानीय लोग मेहमानों की सुरक्षा को कितना महत्व देते हैं। तो सरकार इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है? क्या रणनीति है? सरकार की रणनीति बहुआयामी है, जिसके कई पहलू हैं। पहला तो मजबूत सुरक्षा अभियान चलाना, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट। दूसरा, खुफिया जानकारी को बेहतर बनाना। इसमें जमीनी खुफिया ह्यूमन और तकनीकी खुफिया टेकेंट दोनों का समन्वय शामिल है। तीसरा, OGW नेटवर्क पर नकेल कसना, गिरफ्तारियां, पूछताछ, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई। चौथा, आतंकी फंडिंग के रास्ते बंद करना, बैंक खातों की निगरानी, हवाला नेटवर्क को तोड़ना और FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर दबाव बनाना। पांचवा, कट्टरता विरोधी कार्यक्रम चलाना, खासकर युवाओं को मुख्य धारा में लाने और सही जानकारी देने के लिए। छठा, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई औद्योगिक नीतियां, पर्यटन को बढ़ावा देना। सातवां, राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना, जैसे पंचायत चुनाव कराना और समावेशी शासन को बढ़ावा देना।
और 8वां पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनाए रखना। तो आज हमने इन तमाम स्रोतों को खंगाला। हमने देखा कि कैसे पहलगाम जैसी एक घटना कई अलग-अलग स्तरों को छूती है। एक व्यक्ति का जीवन और उसका बदला लेने का संकल्प, जैसे तान्या की कहानी, एक रहस्यमयी और प्रभावशाली संगठन का एजेंडा, भारत की बदलती सुरक्षा और विदेश नीति, वो ऑपरेशन सिंदूर, रणनीतिक स्वायत्तता की बातें, और यहाँ तक कि वैश्विक शक्ति संघर्ष और नियंत्रण के वो छिपे हुए सिद्धांत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डीप स्टेट, वित्तीय ताकतें। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि दुनिया अब सिर्फ देशों और उनकी सेनाओं के बीच की रस्साकशी से ही नहीं चल रही है। जैसा कि इन स्रोतों से संकेत मिलता है, अदृश्य वित्तीय ताकतें, जैसे ब्लैक रॉक का उदाहरण हमने देखा, गहरी विचारधाराएं, चाहे वो संगठन का सनातन धर्म आधारित विश्वगुरु बनने का सपना हो या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और नागवंश बनाम गरुड़ वंश जैसी कथाएं हों, और नई तकनीक, खासकर सोशल मीडिया का मानसिक प्रभाव और AI का भविष्य, ये सब मिलकर हमारे आज और कल को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इन सब के बीच भारत एक ज्यादा मुखर, स्वतंत्र और अपने हितों को प्राथमिकता देने वाली भूमिका निभाने का इरादा जाहिर कर रहा है, ऐसा इन स्रोतों से लगता है। इन स्रोतों ने वाकई कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ आतंकवाद और भू राजनीतिक तनाव हैं, जिनका सामना दुनिया सीधे तौर पर कर रही है। दूसरी तरफ छुपी हुई वित्तीय शक्तियों, विचारधाराओं की लड़ाइयों, इतिहास और मिथकों पर आधारित कथाएं और तकनीकी नियंत्रण का एक अदृश्य जाल है। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि इस नए दौर में असली ताकत किसके हाथ में है, और हम और आप एक आम इंसान के तौर पर जानकारी और दुष्प्रचार के इस सैलाब के बीच इस जटिल दुनिया को कैसे समझें। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।